हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 28 से 31 जनवरी का 28, 29, 30 और 31 4 दिन का करंट डिस्कस कर रहे हैं। ये जनवरी 2024 का करंट का लास्ट वीडियो है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नासिक, अहमदाबाद, इंदौर और ऋषिकेश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये ऋषिकेश में भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ये परियोजना जो है वो ऋषिकेश स्थित THDCIL कार्यालय परिसर में विकसित किया गया है। इस परियोजना में 1 मेगावाट रूफ सोलर संयंत्र या रूफ टॉप सोलर पावर जो सोलर संयंत्र होता है उससे इनपुट ऊर्जा का उपयोग करके प्रतिदिन 50 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। मतलब दिन में जो रूफटॉप सोलर प्लांट्स हैं उनसे ऊर्जा का उपयोग करके 50 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा और रात में इस ग्रीन हाइड्रोजन का यूज क्या किया जाएगा? 70 किलोवाट प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन ईंधन सेल को बिजली देने के लिए उपयोग किया जाएगा, जो THDCIL परिसर को रोशन करेगा रात में। ठीक है, तो मतलब दिन में सूर्य से जो है वो ऊर्जा प्राप्त करके इसको ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर लिया जाएगा और फिर इसको स्टोर करके रात को इससे क्या किया जाएगा? ईंधन सेल को बिजली देने में उपयोग करेंगे, जिससे रात को कार्यालय परिसर में रोशनी रहेगी। ठीक है, तो ये टोटल जो है वो पूरा ग्रीन एनवायरनमेंट या ग्रीन इकोसिस्टम डेवलप करेगा। पूरा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे ये बेस्ड हो जाएगा ऑफिस बिल्डिंग। इसके लिए किसी भी अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं रहेगी इसको बिजली के लिए। अगला क्वेश्चन है, सदा तनसीक, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन किन दो देशों के बीच किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं भारत और इजराइल, भारत और कजाकिस्तान, भारत और सऊदी अरब, भारत और किर्गिस्तान। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये भारत और सऊदी अरब के बीच सदा तनसीक नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, जिसका ये पहला संस्करण है और इसका आयोजन 29 जनवरी से 10 फरवरी तक किया जा रहा है राजस्थान में। ठीक है, बाकी इनका उद्देश्य तो वही है कि दोनों क्या करें, एक दूसरे के जो सर्वोत्तम टेक्निक्स हैं, ठीक है, बेस्ट टेक्निक्स हैं, उनसे सीखें, उनसे समझें और आगे एक दूसरे के बीच में क्या करें, कॉपरेशन को बढ़ाएं। इसके अलावा एक अभ्यास है, उसका नाम है अल मोहेद अल हिंदी। ठीक है, ये भारत सऊदी अरब का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में आयोजित किया जाता है। तो दो अभ्यास हो गए। ठीक है, एक अभ्यास का नाम जो हो गया सदा तंसीक, ये हो गया आपका थल सेनाओं का, ठीक है, मिलिट्री का, और दूसरा हो गया समुद्री अभ्यास अल मोहित अल हिंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड्स के 69वें 69th एडिशन में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन है एनिमल, बारहवीं फेल, मिसेस चैटर्जी बनाम नॉर्वे और डंकी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। ये 12th फेल जो मूवी है, इसने 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का या सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता हुआ है। ये जो आयोजन हुआ ये 28 जनवरी को गुजरात में आयोजन हुआ इसमें, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार बारहवीं फेल को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक या डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है वो विधु विनोद चोपड़ा को बारहवीं फेल मूवी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है रणवीर कपूर को एनिमल मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एक्ट्रेस आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सपोर्टिंग एक्टर विकी कौशल को डंकी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सबाना आजमी को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो डेविड धवन जी को दिया गया है। तो जो फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं उसके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे कैटेगरीज में, उनके नाम हमने यहाँ पे आपको दे दिए हैं। ठीक है, ये सारी जो डिटेल है, ये डिटेल आप एज इट इज PDF फॉर्म में भी हमसे ले सकते हैं। ये हमारे संस्थान का टेलीग्राम ग्रुप है, step_2_सक्सेस। आप इसके थ्रू या वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है, आप उस लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप से जुड़ के हमसे ये सारी PDFs ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। जॉनिक सिनर, डेनियल मेदवेदेव, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एवडेन। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। ये जॉनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का, मेंस सिंगल का जो है इन्होंने ग्रैंड स्लैम खिताब जीता हुआ है। इन्होंने फाइनल में
इटली के खिलाड़ी हैं जॉनिक सिनर, इन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर ये खिताब जीता हुआ है। जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो महिला एकल है, वुमेन सिंगल जो है, उसमें बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने चीन की किनवेन झेंग को हराकर ये पुरस्कार जीता हुआ है। इसके अलावा ये टेबल हमने लगाई हुई है जिसमें मेंस सिंगल, वुमेन सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल और मिक्स डबल, इसके सबके विजेताओं के नाम दिए हुए हैं और सबके उप विजेता मतलब जिनको हराकर इन्होंने पुरस्कार जीता हुआ है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल इसमें लगी हुई है। ठीक है, वो आप सारी टेबल से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन में अपनी जीत के साथ ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। उम्र दराज मतलब सबसे अधिक उम्र के। ऑप्शन है आपके पास मैथ्यू एब्डेन, सिमोनी वोलेली, रोहन बोपन्ना और एंड्रिया वावा स्योरी। ठीक है, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, रोहन बोपन्ना। ये भारतीय खिलाड़ी है और ग्रैंड स्लैम में ये क्या कर रहे हैं, जो है अब पुरस्कार जीतने वाला, ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज पुरुष खिलाड़ी ये बन गए हुए हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, पुरुष युगल चैंपियनशिप में मेंस डबल में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन ने बाजी मारी है। ठीक है, इसके अलावा रोहन बोपन्ना मिक्स्ड डबल में फ्रेंच ओपन 2017 में भी ये पुरस्कार जीत चुके हैं। फ्रेंच ओपन का मिक्स डबल्स इन्होंने 2017 में जीता हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ओपन का मेंस डबल का खिताब इन्होंने जीत लिया है और जीतकर ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑरेंज फेस्टिवल के चौथे संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और असम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये नागालैंड राज्य में ऑरेंज फेस्टिवल के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया और नागालैंड में भी जो कोहिमा जिला है नागालैंड का, उसके रुसोमा गांव में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका जो थीम था वो थीम ऑर्गेनिक ऑरेंज पर बेस्ड था। ठीक, इसके अलावा रुसोमा जो गांव है वो नागालैंड के सबसे प्रगतिशील संतरा उत्पादक गांव में से एक है। सबसे प्रोग्रेसिव जो विलेजेस हैं ऑरेंज प्रोडक्शन में, उसमें से रुसुमा गांव एक है। ठीक है, आगे चलने से पहले मैं आपके साथ एक डिटेल और शेयर कर दूं कि यूपी पीसीएस की दो परीक्षाएं हैं। एक परीक्षा आरओ एआरओ की परीक्षा है, ठीक है, ये फरवरी माह में आयोजित होनी है, और दूसरी परीक्षा है प्री 2024, ये परीक्षा जो है वो मार्च माह में आयोजित होनी है। तो इन दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। ठीक है, करंट अफेयर जो इन परीक्षाओं में पूछा जाएगा उनके प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट किए हैं और करीब हम 13 प्रैक्टिस सेट जो हैं वो आपको ऑलरेडी अवेलेबल करा चुके हैं। ठीक है, हर एक प्रैक्टिस सेट में 50-50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी तक करंट अफेयर्स के हम 650 क्वेश्चन ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर चुके हैं। ये सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। ठीक है, ये वे क्वेश्चन हैं जो सबसे महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन संभावित हो सकते हैं, जो परीक्षा में आ सकते हैं। इनको डिजाइन हमने खुद किया है और उसके बाद इनकी जो डिटेल्स हैं वो इस तरह से रखी गई हैं कि इन डिटेल के सहारे भी और क्वेश्चन क्या हो, क्रिएट हो और उन क्वेश्चन के भी जवाब आपके बन जाए, ताकि आपका करंट का क्वेश्चन कहीं से भी गलत ना हो। तो ये इन परीक्षाओं के लिए आप वीडियो देख लें। अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, तो आपका इनसे क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक करंट की तैयारी नहीं कर पाई है पूरी तरह से, तो आपकी ये प्रिपरेशन भी करा देंगे। ठीक है, ये वीडियो से आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। ठीक, तो आप ये सारे वीडियोस जो भी लोग इन परीक्षाओं में अपियर कर रहे हैं वो लोग ये सारे वीडियो जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई या टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है राजीव कुमार, अनिल कुमार लाहौटी, हीरालाल सामरिया और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये अनिल कुमार लाहौटी जी जो हैं ये ट्राई के नए चेयरमैन नियुक्त हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमने नाम लिखे हुए हैं ये राजीव कुमार जी हैं, ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। हीरालाल सामरिया जी जो हैं वो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं, ये भारत के क्या है, मुख्य सतर्कता आयुक्त या चीफ विजिलेंस कमिश्नर है। ठीक है, ये लिस्ट हमने यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, जिसमें इन तीनों का नाम भी इंक्लूड है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी और 31 जनवरी। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, प्रतिवर्ष 30 जनवरी को महात्मा गांधी के बलिदान का सम्मान करने के लिए शहीद दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को
नाथूराम गोडसे द्वारा जो है वो नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में उनकी क्या की थी, हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और इसी की स्मृति में शहीद दिवस 30 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का जो पूरा नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी जी। इनका जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, और उन्होंने 1932 में 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। और तो महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत सारी डिटेल है जिनसे लगातार क्वेश्चन आते हैं, तो सभी को बार बार ऐसे इंक्लूड करना संभव नहीं है। तो जब जिस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल लगती है वो हम इसको इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि ये हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है वो स्टैटिक जीके के हिसाब से भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हमने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जजेस के पैनल के अनुसार किस मंत्रालय की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2024 में प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी थी उसको जो जजेस का पैनल था, जो झांकियों को, परेड को क्या करता है, जज करता है और बेस्ट परेड, बेस्ट झांकी का जो है वो अवार्ड देता है, उस पैनल ने संस्कृति मंत्रालय की झांकी को बेस्ट झांकी का क्या है, अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इस श्रेणी में, इस परेड में जो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार हैं उनको हमने यहाँ पे दिखा हुआ है। तो इसमें पहले तो हमने लिखा है कैटेगरी कि किस कैटेगरी का पुरस्कार है। एक तो है कि जजेस के जो पैनल हैं उनके अनुसार इन्होंने किसको चयन किया है। इसके अलावा जो परेड देख रहे थे उनके लिए एक ऑनलाइन पोल भी किया गया था, और उस ऑनलाइन पोल के अनुसार भी किसको उन लोगों ने चुना हुआ है, जो लोग वहां पे दर्शक थे, नागरिक थे, उन्होंने किसको चुना है। तो जैसे पहला है, तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल। जो तीनों सेनाएं हैं आपकी, जल, थल और नभ सेना, उसमें से सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जो जजेस पैनल है उनके अनुसार सिख रेजिमेंट जो दल है उसको दिया गया है। जबकि नागरिकों ने राजपूताना राइफल्स का जो मार्चिंग दस्ता था उसको इन्होंने बेस्ट परेड का अवार्ड दिया है। इसके बाद CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस या अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता, तो जजेस पैनल ने दिल्ली पुलिस महिला मार्चिंग दस्ता को दिया है। जबकि CRPF की महिला टुकड़ी मार्चिंग दस्ता को नागरिकों के ऑनलाइन के पोल के अनुसार सर्वश्रेष्ठ परेड के रूप में चुना गया है। वैसे ही सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्य केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में ओडिशा जो है वो जजेस पैनल में, जबकि गुजरात जो है वो नागरिक पोल में, और मंत्रालय विभाग की सर्वश्रेष्ठ झांकी में संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी है वो जजेस पैनल के अनुसार, जबकि गृह मंत्रालय की जो झांकी है वो नागरिकों के पोल के अनुसार सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार इन्होंने जीता है। ये झांकियां हैं, यहाँ इनके साथ में जो है, जैसे ओडिशा विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, तो जो ओडिशा का टेबलू था, जो झांकी थी, उसका जो थीम था वो था विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। तो इस तरह से पूरी लिस्ट है, आप पूरी लिस्ट देख लीजिए। अगर आप लिस्ट चाहते हैं तो हमसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ के ये PDF भी ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लघु बाण जाति द्रव्य क्रय लाभ LABHA योजना शुरू की है? ऑप्शन है ओडिशा, बिहार, मिजोरम और लद्दाख। तो सही जवाब इसका ऑप्शन है, ये उड़ीसा राज्य सरकार ने लघु बाण जाति द्रव्य क्रय जो है योजना शुरू की है। ठीक है, बाकी डिटेल शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, तो उसमें मैं सिर्फ अपनी तरफ से बोलता जाता हूं, मेरे पास आपका फीडबैक नहीं आ पाता है। आपका फीडबैक आने का माध्यम क्या है कि आप या तो वीडियो पे हमें कमेंट करें, या वीडियो पे हमने जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है या ईमेल आईडी दी है, इस पर आप अपने अपने फीडबैक जो है हमें शेयर करें। तो आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कमेंट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके माध्यम से ही हमें पता लग पाएगा कि हम जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप समझ पा रहे हैं और आपको कितना सहायक वो लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई गैप रह जा रहा है, कि हम आपको जितना समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप नहीं समझ पा रहे हैं, या कोई और चीज़ आप चाहते हैं, तो आप प्लीज़ अपने फीडबैक या कमेंट्स हमें ज़रूर दें, ताकि हमें समझ आ सके कि ये केवल जो है वो एक तरफ से डायलॉग मोनोलॉग ना चलते हुए, ये हमारे और आपके बीच में एक संवाद चल रहा है जिसमें आप पढ़ रहे हैं और कुछ सीख भी पा रहे हैं। तो आप प्लीज अपना फीडबैक कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर देते रहें। तो बाकी डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, ये योजना जो है वो उड़ीसा सरकार ने 29 जनवरी को शुरू की है। ठीक है, ये क्या है, लघु वन उपज, MFP। ठीक है, इसके लिए क्या है, 100% राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना है। जैसे केंद्र सरकार क्या करता है, MSP डिसाइड करता है फसलों के, तो ये जो है इसमें भी ये क्या है, जो लघु
वन उपज जो है, ठीक है, MFP जो है, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो इनका क्या है, ये राज्य वित्त पोषित है, मतलब इसके लिए जो MSP देगा वो राज्य सरकार देगी, इसमें केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं है, ये 100% राज्य सरकार देगी, ठीक है। और आदिवासी लोग जो हैं, जो इसका संग्रह करते हैं, वो एक इनका एक मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस जो है, ठीक है, वो डिसाइड कर देगी, और उस सपोर्ट प्राइस पे क्या कर सकते हैं लोग, इस उत्पाद को, लघु वनोपज को बेच सकते हैं। तो आदिवासी समुदाय को क्या करना, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के लिए ये उड़ीसा सरकार की एक अच्छी पहल है। अगला क्वेश्चन है, पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना को लागू करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है राजस्थान और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश सरकार और जल शक्ति मंत्रालय के बीच में एक MOU पर सिग्नेचर हुए हैं। ये 28 जनवरी को सिग्नेचर हुए हैं, और इस समझौता ज्ञापन के तहत क्या होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र जो है वो पानी के बंटवारे, पानी के आदान प्रदान, लागत और लाभों के बंटवारे, कार्यान्वयन तंत्र आदि से संबंधित शर्तों को क्या करेगा, अंतिम रूप देगा। ये जो ERCP है, इसका फुल फॉर्म है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट या पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ठीक है। ये क्या है, ये पार्वती काली सिंध नदी लिंक परियोजना के एकीकरण को दिसंबर 2022 में नदियों को जोड़ने के लिए एक विशेष समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था, ठीक है। तो ये पानी का बंटवारा होगा राज्यों के बीच में, उसको क्या कर दिया जाएगा, इसकी जो संबंधित शर्तें होंगी, किस तरह से इसका कार्यान्वयन होगा, उसको ये लोग क्या करेंगे, फाइनलाइज करेंगे। चूंकि नदी जल विवाद जो है एक बड़ा मुद्दा है भारत में, और कई सारी नदियों के जल को लेकर जो है वो विवाद चल रहे हुए हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई जगह वाटर ट्रिब्यूनल्स का भी गठन किया हुआ है, ताकि इन विवादों को क्या किया जाए, सुलझाया जा सके और इनको जो है समाप्त किया जा सके, ठीक है। तो इस तरह से ये नदी विवाद वाले जो क्वेश्चन है, ये जहां पर एक से ज्यादा राज्य इन्वॉल्व हैं किसी नदी के जल में, तो उस क्वेश्चन को क्या है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, अध्ययन के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है, मनीषा पाड़ी, अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और प्रीति रजक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, ये प्रीति रजक जो है ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी हुई है, जबकि ये मनीषा पाड़ी जी जो है ये भारत की क्या है, पहली एड डे कैंप जो है वो ऑफिसर हैं। अवनी चतुर्वेदी और भावना कंठ जो है वो भारत की पहली क्या है, कॉम्बैट वुमेन जो है वो पायलट हैं। ये क्या करती हैं, युद्धक विमान उड़ाने वाली जो है, जिनका यूज कॉम्बैट फाइट में किया जाता है, वो पायलट हैं। ये 3 लोग एक साथ आए थे, अवनी चतुर्वेदी जी, भावना कंठ और एक नाम और है, यदि आप में से कोई जानता है तो उन तीसरी जो पायलट हैं, जिनको पहली, जो भारत की पहली महिला जो कॉम्बैट पायलट्स हैं उनमें शामिल हैं, तो उनका नाम आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये जो प्रीति रजक हैं, ये पहले हवलदार की पोस्ट पर थी, और इनको प्रोन्नत करके, इनका प्रमोशन करके इनको सूबेदार का पद दिया गया है, और ये पद संभालने वाली पहली महिला बनी है। ये सूबेदार जो रजक हैं ये एक चैंपियन ट्रैप शूटर हैं, ठीक है, और ये 2022 में सैन्य पुलिस कोर में, सेना में शामिल हुई थी। इसके अलावा इन्होंने चीन के ह्वांगझू में आयोजित 19वें एशियाई खेलों के दौरान ट्रैप महिला टीम स्पर्धा में रजत पदक या सिल्वर मेडल भी जीता हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान है, 6.5%, 6.8%, 7% और 7.1%। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये आर्थिक समीक्षा में जो बताया गया है, तो मान दिया है कि वर्ष 2024-25 में भारत 7% की विकास दर के साथ क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक डिटेल हमने एक्स्ट्रा दी है आपको कि भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, इनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन, ठीक। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो है वो 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। वर्ष 2030 तक भारत $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, ये लद्दाख है। लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या क्या है, सबसे
अधिक है। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है वो नई दिल्ली में अभी रिपोर्ट जारी की गई और रिपोर्ट बताती है कि भारत में कुल 718 हिमतेंदुए हैं और इन 718 हिमतेंदुओं में केवल 477 तेंदुए जो है वो अकेले लद्दाख में पाए जाते हैं, जबकि 124 जो है वो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी कुछ जो है हिमतेंदुए देखने को मिले हुए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के चौथे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो सही जवाब ऑप्शन बी है, ये लद्दाख में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का चौथा संस्करण का आयोजन किया जाना तय है और ये आयोजन जो है वो 2 फरवरी से 6 फरवरी तक लेह में आयोजन इनका किया जाना है। इस टूर्नामेंट में करीब 16 राज्यों के 600 एथलीट जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 93वां, 94वां, 95वां और 96वां। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, भारत ने क्या किया है, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में 93वां अंक जो है स्थान जो है हासिल किया है। ये जो सूचकांक जारी किया गया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार ये सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें भारत को 93वां स्थान दिया गया है। अगर प्रथम स्थान की बात की जाए तो डेनमार्क जो है वो प्रथम स्थान है में मिला है, जबकि फिनलैंड को दूसरा, ठीक है, न्यूजीलैंड को तीसरा और इस तरह भारत को 93वां स्थान इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इंसानों के दिमाग में पहली बार एक चिप, जो कंप्यूटर चिप्स होती हैं, उनको किस कंपनी द्वारा प्रत्यारोपित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, न्यूरालिंक और एप्पल। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, ये न्यूरालिंक कंपनी द्वारा क्या है, ह्यूमन ब्रेन में एक चिप जो है इंस्टॉल की गई है। ठीक है, ये जो न्यूरालिंक है ये एक स्टार्टअप है, ये एलॉन मस्क का क्या है, स्टार्टअप है और इसने मानव रोगी में एक पहले ब्रेन चिप का प्रत्यार्पण किया है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, मानव क्षमताओं को, मानव की कैपेबिलिटीज को बढ़ाना तथा एएलएस या पार्किंसन जैसी जो तंत्रिका संबंधी विकार हैं इनका उपचार करना है। ठीक है, ये न्यूरालिंक जो है वो मस्तिष्क, ब्रेन और कंप्यूटर के बीच सीधे संचार चैनल बनाने के लिए एलन मस्क द्वारा सह संस्थापित को फाउंडेड एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, और ये अभी काफी चर्चा में है, इस तरह का अपना पहला प्रयोग है और एलन मस्क जो है वो इसको लेकर काफी जो है उत्साहित है। उनका मानना है कि ये मानव भविष्य को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकती है और मानव के शरीर में जो विकार है उनसे क्या कर सकती है, उसको लड़ने में काफी हद तक सहायता कर सकती है। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लाइक करके, कमेंट करके हमें अपना फीडबैक जरूर दें। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है ये मोनोलॉग की जगह पे क्या हो, डायलॉग हो। ठीक है, हम दोनों लोग क्या कर सकें, संवाद कर सकें। ठीक है, बाकी अगर आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, जो आपका बेल आइकन आता है उसको ऑन कर लें। ठीक है, ताकि आपको क्या मिले, नए वीडियोस के बारे में तुरंत तुरंत अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, तो आज इतना ही करंट अफेयर्स में, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।